ओम शांति। आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 12 नवंबर 1992। मुरली का सार: भविष्य विश्व राज्य का आधार। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। संगम युग पर जो स्वराज्य अधिकारी है वही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी है। तो भविष्य विश्व राज्य का आधार है संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। क्लियर? स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं ना। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य। लिख लो, सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सत्युग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो सबसे पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सत्युग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, माना संगम युग हो गया स्वराज्य, और भविष्य में विश्व राज्य अधिकार आधा कल्प, माना सत्युग त्रेता। क्लियर? और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, द्वापर से भी राज्य होता है। देखो, संगम युग पर है स्वराज्य, और ये आधा कल्प है सत्युग त्रेता विश्व राज्य अधिकार। फिर द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाए बनते हैं। द्वापर से क्या होता है? स्टेट के राजाए बनते हैं, माना राजे तो रहते हैं पर वो स्टेट के राजाए बनते हैं। कब से? द्वापर से। सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सत्युग त्रेता की राजनीति,
द्वापर की राजनीति और संगम युग की सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो? जानते हो? सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो? संगम युग की राजनीति, राजनीति अर्थात हरेक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है, बनता है ना? हरेक राजयोगी है। कब? सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना? तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर से उसी नीति परमान साथी व प्रजा कार्य करते हैं। राजा अगर ऑर्डर करेंगे तो उसके साथी प्रजा सब कार्य करेंगे। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को जैसा ऑर्डर करती हो वैसे हर कर्मेंद्री आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। ना सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन पर मान चलते हैं। क्लियर? जैसे वहां पे दिखाते हैं कि एक राजा अपनी सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं वो वैसा ही उस रीति परमान चलते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को जैसा ऑर्डर करती हो वैसे हर कर्मेंद्री आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। ना सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन पर मान चलते हैं। चलते हैं ना? चलते हैं ना? जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। स्थूल कर्मेंद्रिय आपके अंडर है, हाथ पांव ये सब, ये पूरा शरीर आपके अंडर है कि नहीं है? ये अपने आप ही हाथ चले जाते हैं, पांव चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? आपके अंडर है। इसी तरह से आपकी सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार ये भी आपके अंडर है। जो संकल्प करना चाहते हो वो संकल्प होते हैं, तो ये सब भी आपके अंडर है? थोड़े थोड़े हैं, कभी मानते कभी नहीं मानते। मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी, संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार परमान संबंध संपर्क में आते हो।
तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। लिख लो, स्वराज्य की नीति है, स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी धोखा देती हैं, माना मान लो अभी कोई भी कर्मेंद्री कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी, अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रियां व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्री व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे, क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। अगर आप अधीन हो कर्मेंद्रियों के, मन, बुद्धि, संस्कार के, तो अभी आप अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हो, अगर आप अधीन हो तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? पूछो, अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। अगर आप स्वराज्य अधिकारी हो, आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, माना कर्मेंद्रियां भी आपके कंट्रोल में, मन, बुद्धि, संस्कार भी आपके कंट्रोल में, अगर ऐसा है तो आप बन जाएंगे बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही। बेगम, बेगम, तो बेगमपुर का अनुभव है ना? या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो, आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता तो उसका अधिकार रहता है, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना? है ना? तो तख्त को छोड़ते क्यों? कुर्सी छोड़ता कोई?
तो आप तख्त छोड़ते क्यों? सदा तख्त नशीन हो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त, वे अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, ये अकाल तख्त, ये अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब बच्चे राजा बच्चे हों? है कोई ऐसा बाप जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? है कोई ऐसा बाप? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। ये परमात्म बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी, कहेंगे उसको राजा बच्चा। माना वो बच्चा लौकिक में बने कुछ भी, चाहे वो सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बने, तो बाप को भी नशा और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्री के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना, इसीलिए देखने में आ गया। कान को दरवाजा नहीं है ना, माना हम लगा देते, माना कान एक ऐसी चीज है जिसमें दरवाजा नहीं है ना। माना जिनको अपनी कर्मेंद्री पे कंट्रोल नहीं होता ना, तो वो ऐसी बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं। अब आंखें तो खुली रहती ना, तो दिख गया। अब कान को दरवाजा नहीं है ना, इसीलिए कान में बात पड़ गई। अब कोई दरवाजा तो लगा नहीं, वहां आपने दरवाजा लगा के बात की होती। अब कान में बात पड़ गई, लेकिन दो कान है, कान भी दो हैं। अगर ऐसी बात सुन भी ले तो निकालने का भी रास्ता है। इसीलिए इस भारत में भी विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। वो देखो वो रखे हुए हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। अब ये 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो। ठीक, इधर से सुनो। बुरा सोचो भी नहीं, इसीलिए पहले सोचना होता, फिर बोलना होता, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। तो ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो। इसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। लिख लो। तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है तो नीति परमान नहीं है तो समझते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है।
यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते। समझते हैं कि ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन समझते हुए फिर भी कर लेते और करते रहते और कर लेते। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? माना समझ रहे हैं, नहीं 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 गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, फिर कर लेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते हैं, जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है। ऐसा नहीं ब्रेक है ही नहीं, ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, और यहां के बजाय वहां लग गई तो भी क्या होगा? माना लगानी यही है और लग गई वहां, तो भी क्या होगा? तो इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते। ब्रेक यहां लगानी है, लग गई वहां। अब ये क्या कहेंगे? नहीं नहीं लग रही है, लग रही है, लग रही है, कोई बात नहीं, अरे लग जाएगी, लग जाएगी, करो ऐसे, करो ऐसे, लग जाएगी। अगर ऐसे ही लगने लगी तो फिर क्या होगा? तो चाहते हैं कि यहां लगे लेकिन लग वहां रही है, नहीं कर पाते। तो ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। तो ये तो चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं, माना पहाड़ी पर जब चलाते हैं, माना चाहे कार हो चाहे कोई भी साधन हो, इस तरह से चला रहे होते हैं, तो क्या लिखा हुआ होता है वहां पे? साइड में ना वो बोर्ड बने होते हैं, वहां पे लिखा हुआ होता है ब्रेक चेक करो, ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहां और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, कोई व्यर्थ संकल्प आ गया, अब उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रोंग है, समझ रहे हैं कि ये जो व्यर्थ मेरे अंदर चल रहा है ये रोंग है, तो उसी समय रोंग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया ये रोंग है और आप तो स्वराज्य अधिकारी हो, तो आपको पता चल गया ये रोंग है, ये संकल्प नहीं आना चाहिए, तो उसी समय उस रोंग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन आधा घंटा व्यर्थ तक चलता रहा, पीछे कंट्रोल में आए, चलो चलो छोड़ो, अब तो बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, चलो छोड़ो, अब तो छोड़ ही देते हैं, आधे घंटे तक वो व्यर्थ चलता रहा। तो बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। ना ही तो वो कंट्रोलिंग पावर है, ना ही वो रूलिंग पावर है कि आपने ऊपर कोई ऐसे रूलिंग पावर यूज की। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना, ये भी लिख लो। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है? शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना? तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है।
चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सत्युग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है सत्युग त्रेता में। ये बहुत विशेष पॉइंट है। भले राजा कहलाएंगे, लेकिन वो प्रजा के राजा ये समझ के नहीं बैठते, वो उस समय राजा जो हैं वो परम प्रिय पिता का स्वरूप हैं। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यही नीति चलती है। लॉ नहीं चलता, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता, ये द्वापर से लॉ एंड ऑर्डर चलता है। लेकिन सतयुग में वहां पे लॉ नहीं है, स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नामो निशान ही नहीं है। दुख क्या चीज होती है? उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। दुख भी कोई चीज होती है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते? स्नेह और श्रीमत। सतयुग की नीति है स्नेह और संबंध, द्वापर की है लॉ एंड ऑर्डर, और अभी के स्वराज्य की नीति और बाप दादा के साथ आप चलते हो स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी ऑर्डर पास नहीं होता फिर, अगर आप श्रीमत पर चलते रहते हो। ये तो रियलिटी है ना। आप अगर श्रीमत को अपने साथ रखते हो तो आपके प्रति कोई भी ऑर्डर पास नहीं होता। द्वापर की है लॉ एंड ऑर्डर और संगम की है स्नेह और श्रीमत। और अगर श्रीमत पर चले तो कोई ऑर्डर पास नहीं। और सतयुग की है स्नेह और संबंध। क्लियर हो रहा है कैसे राज्य चलते? और सतयुग में कोई दुख नहीं होता, इसका ज्ञान रहता है। तो श्रीमत पर अगर आप चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर पास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति से चलाते हैं। अगर आपने संगम युग पर जो ये नीति स्थापित की है बाबा ने, स्नेह और श्रीमत पर, अगर इसको आप भूल जाते हो तो फिर आप अपने आप को कलयुग में ले जाते हो और फिर वहां पर जाकर आप अपने आप को कलयुग की नीति से चलाते हो। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी, क्योंकि अनेकता नहीं है। एक राज्य और अखंड खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति है ना, उनों से भी ज्यादा। अप्राप्ति का नामो निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या है? स्वराज्य। माना आपका अपनी कर्मेंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कार पर पूरा नियंत्रण। इस समय संपन्न बनते हो, इसीलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सत्युग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसीलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य।
इस राज्य को तो अच्छी तरह से जानते ही हो, द्वापर और कलयुग के स्टेट वाले राज्य के बारे में तो क्या बताना है, उसको तो आप अच्छी रीति से जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी हो ना? हो ना? तख्त मिला हुआ, तिलकधारी हो ना? अब तिलक का क्या अर्थ है? तिलक है स्मृति का, है ना? आपको ये याद रहे, तिलक है स्मृति का। तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजदारी हो ना? कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज। जिम्मेवारी किस चीज की? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो ना? प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। संगम पर भी आपको डबल ताज मिलते हैं, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज। प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। क्लियर? विश्व सेवाधारी हो ना? ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवादारी हैं। नहीं, विश्व सेवादारी कहां भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। कहां भी आप रहते हो, जो वृत्ति हो और दृष्टि हो वो बेहद की हो। अगर विश्व सेवादारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य ना विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। शरीर के तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है, जो सदैव बैठ सकते हैं। अब शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे? शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे? थक जाएंगे ना। चाहे तख्त पर ही बैठा दो, पर शरीर से भी कितने घंटे, लिमिट होती है ना, वो तो उस पर बैठे बैठे भी थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह है तख्त नशीन होना। यह तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना। तो सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना। यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना? आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से है ना? फिर भी बहुत लक्की हो। उन मेलों के मुआफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो, फिर भी बिस्तरा खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। क्योंकि मेले में जाते हैं सब मिट्टी मिट्टी होता है। कोई वो चाट पकौड़ी खा भी रहे हो तो भी वो मिट्टी उड़ ही रही होती है। कहते बड़ा अच्छा मौसम है, और मिट्टी उड़ उड़ के उनकी चाट पकौड़ी में आ रही होती है। मौसम बड़ा अच्छा है, सब कुछ खुला खुला, बड़ा अच्छा लगता है। तो सारी मिट्टी मुंह में। अब यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर से, आते हैं ना अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश, और हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है, कहां तक बच्चे बैठे। अच्छा,
सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि परमान स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसीलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित, हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद और प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, वह यह कहें कि पहुंचे हुए ही हो। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला ही नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। है ना विशेष पॉइंट। आज का स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो।